हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, उनमें हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो साइट होती है वो होती है फ्लावर। तो इस फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, और इस मेल स्ट्रक्चर जिसको हम स्टेमन बोलते हैं और इसके ग्रुप को हम एंडोशियम बोलते हैं, इस मेल स्ट्रक्चर स्टेमन में किस तरीके से पहले मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा और फिर मेल गैमेटोफाइट जो है उससे आगे चल करके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये सारे इवेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी हेडिंग है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। देखो बेटा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होंगे, जिन स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होगा, उन सारी एक्टिविटी को मिलाकर के हम बोल देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो सारी एक्टिविटी इवेंट्स होंगे उनको हम मिलाकर के बोल देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज कैसे होंगे। ये सारी एक्टिविटी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती है। ठीक है, ये जो हेडिंग है प्री फर्टिलाइजेशन, ये मैंने आपको समझा दी है। स्ट्रक्चर्स की जो बात मैंने की कि मेल और फीमेल का कैसे डेवलपमेंट होगा वो हम समझेंगे, और फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज कैसे होंगे, इन इवेंट्स को हम समझने वाले हैं। तो एक एक लाइन को हम डिस्कस करते हुए चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। ठीक है, कि एक प्लांट पे आपको रियल में जो फ्लावर दिखता है उससे पहले ही प्लांट ये डिसीजन ले लेता है कि उसको अपने इस पार्ट पे, इस प्लेस पे एक फ्लावर बनाना है। अभी कैसे डिसीजन लेता है, तो प्लांट में सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। बोला गया है कि प्लांट में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तब जाकर के फ्लोरल प्राइमोडियम जो है उसका डेवलपमेंट होता है। इजी लैंग्वेज में मैं आपको इन लाइंस को समझाती हूँ। देखो बेटा, जब एक सीड को हम शो करते हैं तो उसमें 2 पार्ट निकलते हैं। एक निकलेगा रेडिकल और एक निकलेगा प्लूम्यूल। रेडिकल जो है वो इस प्लांट का आगे चल करके रूट सिस्टम बनाएगा, और प्लूम्यूल जो है वो इस प्लांट का आगे चल करके सूट सिस्टम बनाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि सूट होता क्या है। किसी भी प्लांट का सोइल के ऊपर जो आपको पार्ट दिखता है उसको हम बोलते हैं सूट। अब हमें पता है कि प्लांट जो है उसके सिर्फ टिप पार्ट पे ही प्रेजेंट होती है वो सेल्स जो डिवाइड कर सकती हैं। ये सेल धीरे धीरे डिवाइड करेंगी और प्लांट की ग्रोथ होगी। जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो ये डिवाइडिंग सेल्स कुछ कुछ बीच में छूटती हुई जाती हैं। उस एरिया में कुछ या तो ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर फ्लावर जो है वो वहां पर लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीजन है इसको हम बोल देंगे नोड, और 2 नोड के बीच की जगह को बोल देंगे इंटरनोड। मतलब नोड जो जगह है वहां पर हमें या तो ब्रांच देखने को मिलेगी या कोई लीफ देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग पावर उन सेल्स में प्रेजेंट है। और ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो डिवाइड करने वाली टिप पे जो सेल्स है वो बीच बीच में कुछ सेल्स जो हैं वो छूट गई है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब क्या होता है कि मान लो इस फ्लावर पे हमें, मान लो इस फ्लावर पे फ्लावर इस मान लो इस प्लांट पे फ्लावर लगने वाला है, तो ये प्लांट क्या करेगा, अपने इस पार्ट को, जो पार्ट इसका शूट वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, सप्रेस कर लेगा। और जब सप्रेस करेगा, मान लो इलोंगेटेड पार्ट है तो एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, जब इसको हम सप्रेस कर दें तो दोनों नोड जो हैं वो क्या आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो इस रीजन पे अगर फ्लावर लगना है तो ये रीजन जो है वो सप्रेस हो जाएगा।
जिसकी वजह से जो नोड हैं वो पास पास आ जाएंगी। मैंने बोला नोड वाले पार्ट से या तो लीफ निकलेगी या कोई ब्रांच निकलेगी। अब फ्लावर में क्या होता है कि जो नोड पास पास आ गई हैं, अब उन नोड से मॉडिफाइड लीफ निकलती है, और ये मॉडिफाइड लीफ जो है वो फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट वर्ल बना लेती हैं। मतलब एक फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, और इस पर ये जो अलग अलग कलर की स्ट्रक्चर लग रही है फ्लावर पे, ये मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, तो इन लाइन का समझ में आया कि अगर प्लांट को फ्लावर बनाना है तो अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा, और चेंजेस मैंने बता दिया कि जो पार्ट इलोंगेटेड हो सकता था उसको सप्रेस करके बल्ज्ड करेगा, ताकि नोड वाले पार्ट क्या जाए, पास पास आ जाए, और फिर हर नोड से जो है वो मॉडिफाइड लीफ निकल जाए, और इस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में सिर्फ एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें ही फ्लावर देखने को मिलता है। तो अगर कहीं आप एक टर्म सुनो कि फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप ये बोल सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। बोला गया है कि पहले जो हैं वो बर्ड्स डेवलप होती हैं और तब जाकर के फ्लावर आते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंडोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। अब फ्लावर में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम बोलते हैं एंडोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। You would recollect the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. फ्लावर में जो मेल से रिलेटेड जो वर्ल होता है उन सबको मिलाकर के तो हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और उसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन। फीमेल से रिलेटेड जो वर्ल होता है, वर्ल का मतलब होता है घेरा, मतलब फीमेल से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, मतलब फीमेल जो पार्ट है वो जितने भी प्रेजेंट है उन सब सारे ग्रुप को तो बोलेंगे हम गाइनोशियम, और एक यूनिट को हम बोलेंगे बेटा पिस्टिल या फिर कार्पल। अब है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, ये होता है एक स्टेमन। एक स्टेमन जो होता है उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। देखो बेटा, फिल जो है वो वर्ड यूज किया जाता है लीफ के लिए। वो लीफ जिससे माइक्रोस्पोर डेवलप हो उसको हम बोल देते हैं स्टेमन। आगे आगे चल करके हम समझेंगे कि जो स्टेमन होता है उसी से माइक्रोस्पोर बनते हैं। सेम इसी तरीके से जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं उसको हम मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। एक बात याद कर लो कि मेल के लिए हम माइक्रो वर्ड यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम जो है वो मेगा वर्ड यूज करते हैं। तो कुछ चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जहां पर मेगा वर्ड आए तो आप समझना कि फीमेल से रिलेटेड बात हो रही है, और जहां पर माइक्रो वर्ड आए तो आप समझ जाना कि मेल से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये जो स्टेमन होता है इसी को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और फीमेल में जो पिस्टिल या फिर कार्पल होता है उसको हम मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। बायो में फिल का मतलब होता है लीफ, तो वो लीफ जो मेगा स्पोर बनाएगी उसको तो हम पिस्टिल कार्पल बोलते हैं, वो लीफ जो माइक्रोस्पोर बनाएगी उसको हम स्टेमन बोलते हैं। एक स्टेमन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, इसका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। फिलामेंट का काम सिर्फ इतना है कि जो एंथर है इसको अटैच करे ये या तो फ्लावर के थैलेमस से या फिर किसी पेटल से, तो ये स्टेराइल पार्ट होता है। रियल में जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो यहाँ पर इस एंथर वाले पार्ट में बनेंगे। अब रियल में एंथर होता कैसा है, तो एक एंथर को जब हम कट करके देखेंगे तो ऐसी कहानी दिखेगी, ये दिख रहा है, ठीक है। ये एंथर वाला पार्ट है, इसको कट करके देखा तो जनरली एक एंथर में दो लोब होते हैं, एक लोब ये और एक लोब ये। दोनों लोब जो हैं वो इस एरिया से कनेक्टेड हैं। इस एरिया को जो कनेक्टेड हैं तो इसी एरिया को बोलते हैं कनेक्टिव। एक ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, एक ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है।
एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया को आगे चल करके हम क्या बोल देते हैं, पोलन सैक, क्योंकि इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, जिनको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो एक एंथर में यूजुअली 2 तो लोब होते हैं, इसलिए बाइलोब्ड कंडीशन बोलते हैं। एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए हम इसको डाइथीकस कंडीशन बोलते हैं। और एक एंथर में 4 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। लेकिन एक लोब की अगर मैं बात करूं तो 2 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो कनेक्टिव है यहीं पर अटैच, ये जो कनेक्टिव है ये दोनों लोब को भी कनेक्ट करने का काम करता है और यहीं पर अटैच होता है पीछे से आकर के फिलामेंट वाला पार्ट। समझ में आ गई कहानी। अब हम एक एक लाइन को स्टडी कर लेते हैं। फिगर 1.2a shows the 2 part of a typical stamen। ये जो अभी डायग्राम ये बताया ना, इसमें स्टेमन के 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं। लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल द फिलामेंट, जो बताया कि लॉन्ग ये जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल द एंथर, और इस फिलामेंट का जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एंथर। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। proximal end की बेटा ये बात कर रहे हैं, ये वाला एंड या तो ये फ्लावर के थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल से अटैच होगा। थैलेमस किसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम थैलेमस बोल रहे हैं। तो या तो यहाँ अटैच होगा या फिर इससे जो पेटल निकल रही है उस पेटल के जो बेसल पार्ट है वहां पर ये अटैच रहेगा फिलामेंट। The number and length of the stamens are variable in flowers of different species। एक फ्लावर जो है उसमें कितने नंबर्स में स्टेमन प्रेजेंट होंगे, स्टेमन की लेंथ कितनी होगी, ये चीज़ें जो हैं वो हर स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि रोज में जो है उसमें भी उतने ही स्टेमन होंगे, उनमें भी उतनी लेंथ होगी, और मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है उसमें भी उतने ही क्या होंगे, जो स्टेमन प्रेजेंट होगी। तो ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्पीसीज, तो ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर्स और लेंथ होती है। If you were to collect stamen each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। अगर आप कुछ स्टेमन को अलग अलग स्पीसीज के स्टेमन को कलेक्ट करो तो आप देखोगे उन सब में साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers। आप जब इस स्टेमन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये भी देखोगे कि शेप जो है वो भी अलग अलग होती है, उसकी रेंज में भी डिफरेंस होता है, और एंथर का जो अटैचमेंट होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca। So this condition known as dithecus। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। Let us बोला गया है कि ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रही है ना, तो ये जो 2 थीका है, 2 थीका है, इनको सेपरेट कौन करेगी, तो एक लॉन्ग ग्रूव देखने को मिलती है, खांच देखने को मिलती है जो इन दोनों थीका को सेपरेट कर देती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर आपको एक एंथर के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है तो, और उसमें कैसे कैसे टिश्यूज के टाइप प्रेजेंट है, तो आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखना होगा। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। जो एंथर का बाइलोब नेचर है ना, वो आपको उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने को मिलता है। द एंथर इज ए 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं लेकिन टोटल 4 होते हैं, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक लोब हो गया, तो एक लोब में तो ये कितनी स्ट्रक्चर हुई, 2 ही तो हुई, इसलिए
इसको एक लोब में तो 2 हैं, लेकिन ओवरऑल कितने हैं? 4। तो इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया अभी आपको बताए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आगे चल करके इन्हीं को हम पोलन सैक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पर पोलन ग्रेन डेवलप होंगे। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। बोला गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये बस ऐसे ही नहीं है। ये यहाँ देखिए आप, ये पूरा एंथर है, तो पूरी लेंथ में जो है ये क्या प्रेजेंट है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इस लाइन का मतलब ये है। अब हम जो माइक्रोस्पोरेंजिया हमने बोला है उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline। अभी बताया कि जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरीके से आप देखिए, एक एंथर को जब हम कट करते हैं तो उसमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो बात की जा रही है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये बाहर जो है वो एंथर की वॉल होगी। तो ये यहाँ से और माइक्रोस्पोरेंजिया तक जो स्ट्रक्चर होती है उसको एंथर वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, फिर एंडोथीशियम होगी, फिर मिडिल लेयर्स होंगी और सबसे इंटरनल होगी टेपिटम। ठीक है, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम। तो 4 वॉल लेयर्स प्रेजेंट है। कौन सा एरिया की बात कर रही हूँ? इस एरिया की बात कर रही हूँ, इसको एंथर वॉल बोलते हैं। तो इसमें 4 लेयर होती है, नाम आपको याद करना है। आप बाहर से अंदर आओगे तो ये सीक्वेंस है, अंदर से बाहर जाओगे तो ये सीक्वेंस है। The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। बाहर की जो तीनों लेयर हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। इनका काम ये होता है कि ये एंथर को प्रोटेक्शन दे और जब उसका डेहिसेंस हो तो उसमें भी हेल्प करें ताकि पोलन रिलीज हो सके। और जो सबसे इनरमोस्ट वॉल लेयर है टेपिटम, ये क्या करती है? पोलन ग्रेन्स को डेवलप करती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम पजेज, जो टेपिटम की जो सेल्स होंगी, सबसे अंदर की जो लेयर होगी, यहाँ पे जो सेल्स होंगी, उनके कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और जनरली एक सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल वुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? क्या आप बता सकते हो कि टेपिटम सेल बाइन्यूक्लिएट कैसे होती है? देखो बेटा, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें 2 इवेंट होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ऐसे मान लो एक घर का बंटवारा हुआ, सामान जो है उसको तो आधा आधा बांट लिया गया, लेकिन बीच में दीवार नहीं खींची गई। तो घर तो अभी एक है, लेकिन इसमें क्या हो गया? चीजों का सेपरेशन हो गया है। ठीक है, तो घर है, उसमें चीजों का सेपरेशन हो गया, लेकिन अभी बीच में दीवार नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। तो इस तरीके से देखिए, चीजें डिवाइड हो गई लेकिन जो बीच में दीवार नहीं बनी, तो इसको हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो ना किया जाए तो उसमें ऐसे इवेंट हो जाते हैं, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium। बोला गया है कि जब एंथर यंग है तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर में ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो होमोजीनस हैं और उनको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं। देखो बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब ये है कि उनकी हर एक सेल में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो भी डिप्लॉइड होंगी। तो इन सेल्स में, यहाँ पे जो सेल्स होंगी, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ही आगे चल करके क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर बनाएंगी। तो माइक्रोस्पोर की मम्मी को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, इन्हीं से आगे चल करके क्या बनेगा? पोलन बनेगा। तो इन्हीं सेल्स को हम पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें होगा मियोसिस
एक सेल से बनेंगे 4, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, और माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic divisions to form microspore tetrad। ठीक है, जो बात अभी बताई। What would be the ploidy of the cell of the tetrad? देखो बेटा, जब मियोसिस होता है ना, तो एक सेल में मियोसिस हुआ तो उससे 4 बन जाते हैं। उससे कितने बन जाते हैं? 4। सेल जो है वो डिप्लॉइड है और हर सेल कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्पोर है। ये तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये है माइक्रोस्पोर। तो ये जो माइक्रोस्पोर है इसकी प्लॉइडी पूछी गई है, तो ये हैप्लॉइड होंगी। ये एंथर का डायग्राम आपको दिखा रखा है। ये कनेक्टिव वाला पार्ट हो गया जहां पर दोनों लोब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और यहीं पर फिलामेंट पार्ट अटैच हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से 4 लेयर प्रेजेंट है जिनको एंथर वॉल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे बाहर एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, फिर एंडोथीशियम ये भी सिंगल लेयर्ड है, फिर मिडिल लेयर्स ये 2 से 3 लेयर्ड होती है, और फिर सबसे अंदर जो है वो होती है टेपिटम, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, और फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो सेल जो आगे चल करके माइक्रोस्पोर बनाएंगी, मतलब इनके बच्चे क्या होंगे? माइक्रोस्पोर होंगे, इसलिए इनकी मम्मियों क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ भरा होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में भरा होगा। ठीक है, ऐसा एक में नहीं होगा, 4 जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उन सब में सेम कंडीशन, ऐसे ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तब इस तरीके से ये जो रीजन है इसको स्टोमियम बोलते हैं, यहाँ से एंथर फटेगा और पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि पहले तो यंग एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन है वो दिखाया गया है, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को एनलार्ज करके दिखाया गया है कि उसकी वॉल लेयर कैसी होती है, और फिर एक मैच्योर जो एंथर है उसका डाइसेंस दिखाया गया है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। बोला गया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी हर सेल में पावर है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है? मान लो ये सेल जो है वो डिप्लॉइड है, यहाँ पे मियोसिस होगा तो इससे 4 बन जाएंगी, इन चारों को मिलाकर के बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. The microspore, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells known as microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये जो माइक्रोस्पोर 4 में इस तरीके से कनेक्ट है ना, ये क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और हर कोई जो है वो सेपरेट पोलन ग्रेन बना लेगा। As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains। जैसे ही एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिसोशिएट होते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ये जो 4 का टेट्राड बना हुआ है ना, अब ये सारे माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके का कहानी। ये कब होता है? जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट मतलब जब उसका डेहिसेंस, जब एंथर फटने वाला होता है, ऐसे मान लो तुम तो। और ये हर जो माइक्रोस्पोर है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रेन में। एक्चुअली क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है जब वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, तो आप ये मानो कि प्लांट की सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी, और फिर इस पे क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये जो है वो सेल, ये जो है पोलन ग्रेन की इंटरनल सेल वॉल हो गई जिसको हम इंटाइन बोलेंगे, और ये बाहर की सेल वॉल हो गई जिसको हम एक्जाइन बोलेंगे। एक्जाइन वाले पार्ट में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, जो अंदर वाली सेल वॉल होती है इंटाइन, उसमें सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होता है। जहाँ जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहाँ से जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो वहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी, और उस पोलन ट्यूब के थ्रू उस पोलन ग्रेन में
जो भी मटेरियल है वो उसके थ्रू बाहर निकलेंगे। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, ये अब तक जो भी हमने ऑर्गेनिक मटेरियल ढूंढे हैं उसमें हार्ड मटेरियल है। कोई भी एंजाइम, एल्कलाई, एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। बोला गया है कि जो एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बनते हैं, और जब एंथर फटता है तो ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। अब हेडिंग दे रखी है पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है इसी को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो आगे चल करके गैमेट बनाएगी। गैमेटोफाइट के आगे टर्म दे रखी है मेल, तो जो मेल गैमेट बनाएगी उसको हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। तो जो पोलन ग्रेन ये जो बना, ये पोलन ग्रेन में ही मेल गैमेट बनेगी। एक्चुअली क्या होता है, इस पोलन ग्रेन में फिर एक माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में इसमें दो सेल बनाई जाएंगी। जो बड़ी सेल होगी उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल होगी उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। और फिर ये जो छोटी सेल है जनरेटिव सेल, इसी में एक माइटोसिस डिवीजन और होगा, और इसी से जो है वो दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट कहाँ बना, पोलन ग्रेन में। तो पोलन ग्रेन क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया। The pollen grain represent the male gametophytes. If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers. एक्चुअली क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है इसके बाहर कुछ ऐसी जो है वो केमिकल जैसा लगा रहता है, जो जब हम इन पोलन ग्रेन को टच करते हैं तो हमारे जो स्किन है उसके ऊपर फिंगर्स पे जो है वो येलो येलो कलर का कुछ कलर आ जाता है। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope। तो ये जो पोलन है इनको आप इकट्ठा करो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। यहाँ पे देखो कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्कैन करके देखा गया है, तो उनकी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिली है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको बोला था ना, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shape, color, design seen on the pollen grain from different species। बोला गया है कि जब आप ऐसे अलग अलग पोलन ग्रेन को देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि जो पोलन ग्रेन होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, उनमें साइज में, शेप में, कलर में और डिजाइन में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। पोलन ग्रेन का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है जनरली, और अगर हम इसको मेजर करें तो डायमीटर जो है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज ए प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। जो पोलन ग्रेन होता है उसमें प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब साफ दिखने वाली दो लेयर्ड होती है। प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली, टू लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होती है। द हार्ड आउटर लेयर कोल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन जो है वो अब तक का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, जो है उसमें भी इसको हाई टेम्परेचर में भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। पोलन ग्रेन एक्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कोल्ड चर्मपोर। अब भाई जो हमने बोल दिया कि जो पोलन ग्रेन है उसके चारों तरफ ऐसे टफ कवरिंग होती है, तो फिर ऐसे तो पोलन ग्रेन में जो भी मटेरियल हो तो बाहर ही नहीं निकलेगा। तो फिर क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे जो एक्जाइन वाला पार्ट होता है वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं प्रेजेंट होता, उस एरिया को हम बोल देते हैं जर्मपोर। जहां से जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट बने हैं वो बाहर निकलेंगे। ठीक है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। पोलन ग्रेन को हम फोसिल्स के फॉर्मेट में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है।
The exine exhibit a fascinating array of pattern and designs. ये जो एक्साइन पार्ट होता है ना, देखो यहाँ पे देखो आप अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन दिख रहे हैं। तो एक्साइन पार्ट में अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बोटनिस्ट होते हैं वो पोलन ग्रेन को देख करके बता देते हैं इनके डिजाइन को कि कौन सी स्पीसीज का पोलन ग्रेन है। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? आप क्या सोचते हो कि ये जो एक्साइन है क्यों हार्ड होनी चाहिए? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो जर्म पोर का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी और पोलन ग्रेन का जो भी मटेरियल है वो उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। जो अंदर की वॉल होती है पोलन ग्रेन की उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है और सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमें पता है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ कुछ सेल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जैसे कि प्लांट में, फंगी में, इनमें। When the pollen grain is mature, it contains two cells. मतलब एक माइटोटिक डिवीजन हो गया और पोलन ग्रेन में दो सेल बन जाती हैं जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है। दो सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। देखो नाम कैसे याद कर सकते हो, जनरेटिव मतलब जो जनरेट करेगी, जो मेल गैमेट जनरेट करेगी। वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर होती है, उसमें फूड स्टोरेज रहता है, फूड रिजर्व रहता है और ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप्ड होता है। जनरेटिव सेल जो है स्मॉल होती है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। ये सेल जो है स्पिंडल शेप्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म। पोलन ग्रेन जो है वो टू सेल्ड स्टेज, मतलब जब ये कंडीशन होती है ना वेजिटेटिव सेल और जनरेट, मतलब जब एक माइटोसिस हो जाता है तभी 60% एंजियोस्पर्म में एंथर फट जाता है, पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। लेकिन बचे हुए जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें जनरेटिव सेल जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और दो मेल गैमेट बन जाते हैं बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेट। पोलन ग्रेन बाहर निकलता है एंथर से, उससे पहले ही दूसरा भी डिवीजन हो जाता है जिसको थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन बोलते हैं। मतलब एक मेल गैमेट बनने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, तो वन तो मियोसिस चाहिए और टू माइटोसिस चाहिए, तब जाकर के मेल गैमेट बनेगा। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. अलग अलग स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वजह से एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसे इश्यू देखने को मिल सकते हैं। पार्थेनियम, जिसको हम कॉमनली कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया में आया इम्पोर्ट वीट के साथ में और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया और इसके पोलन जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं। अच्छा, पोलन ग्रेन का ये तो नुकसान देख लिया कि हमने पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, लेकिन पोलन ग्रेन्स के फायदे भी हैं। पोलन ग्रेन जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। तो ये फैशन बन गया है कि पोलन की टैबलेट्स जो है उसको फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्मेट में खाया जा रहा है अभी हाल फिलहाल के सालों में। वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन प्रोडक्ट्स जो हैं वो टैबलेट और सिरप के फॉर्मेट में प्रेजेंट है मार्केट में। ऐसा बोला जाता है कि पोलन जो है वो एथलीट्स को, रेसिंग हॉर्सेस को दिए जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आपको समझा रखा है कि पोलन से क्रीम बनने लग गई है, पोलन के शेक बनने लग गए हैं, पोलन से जो है वो कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल करके सीरम टाइप जो है वो बनने लगे, पोलन की टैबलेट्स जो हैं वो अवेलेबल है। When once they are set, एक बार पोलन जो है वो एंथर से बाहर निकल गया, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। एक बार पोलन ग्रेन बाहर निकल गया एंथर से तो उसका स्टिग्मा पर लैंड होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन से पहले, जिससे पहले वो अपनी वाइबिलिटी खो दे, मतलब उसमें जर्मिनेशन की जो पावर है उसको वो लूज कर दे, उससे पहले उसको क्या होता है, स्टिग्मा पे आना है। स्टिग्मा क्या होती है, जो फीमेल पार्ट होता है उसका वो पार्ट जहाँ पे पोलन आकर के गिरेगा। ठीक है, तो हर पोलन की अलग अलग वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी मतलब पोलन कितने टाइम के लिए फंक्शनल है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन अवेलेबिलिटी,
कौन पोलन ग्रेन जो है वो कितने टाइम के लिए, पोलन ग्रेन जो है वो कितने लंबे टाइम के लिए वाइबल रह सकता है, आप क्या सोचते हो? द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। इन सम सीरियल्स जैसे कि राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन जो है वो 30 मिनट में अपनी वाइबिलिटी को खो देते हैं, मतलब जर्मिनेट करने की जो पावर है उसको खो देते हैं। और कब खो देते हैं? रिलीज के 30 मिनट्स में ही। और रोजेसी, लेग्मिनेसी और सोलनेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें मंथ्स के लिए ये वाइबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब उनका पोलन अगर एंथर से बाहर निकला तो 2 महीनों के लिए वो वाइबल रह सकता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम ये सुनते हैं कि एनिमल्स जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है उनका सीमन या स्पर्म जो है उनको हम स्टोर करते हैं ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा सके। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? अगर किसी पर्सन में स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में ये जो स्पर्म स्टॉक किए गए हैं इनका यूज करके जो है वो प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स, सेम इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है उनको भी हम स्टोर कर सकते हैं कई सालों के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और इन पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं पोलन बैंक में, जैसे कि सीड बैंक में सीड को स्टोर करते हैं। और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इनका यूज कर सकते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब किसी भी क्रॉप की अगर हम एक नई वैरायटी या फिर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स के साथ में चीजें डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे पास में पोलन इकट्ठे हैं, हम उनका यूज करके काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने मेल वाले पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फीमेल पार्ट है जिसको हम पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम और एक यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल, उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।